हेलो स्टूडेंट्स, सीजी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है मिस्टर सुविज्ञ कुमार। सो सुविज्ञ, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, क्योंकि सुविज्ञ ने पीएफआरडीए ग्रेड ए 2025 एग्जाम क्लियर करके फाइनल सिलेक्शन हो गया है। एंड थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ सुविज्ञ के बारे में। सुविज्ञ ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की है एंड सेबी ग्रेड इंटरव्यू लास्ट ईयर अपीयर किया था, क्लोजली मिस कर गए थे। तो स्विगी अपने बारे में और थोड़ा डिटेल में बताते हुए कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट की रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ, कौन कौन से और एग्जाम दिए हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा था, क्या स्ट्रगल रहा आपका प्रिपरेशन जर्नी में। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने का। सो बेसिकली सर, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से ही रहा हूँ। आई हैव डन हम्म। माय ग्रेजुएशन फ्रॉम रामजस कॉलेज एंड देन एज यू मेंशनड एमकॉम फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। So till my post graduation, I wasn't aware about the all regulatory bodies. So, but during my post graduation, one of my teachers suggested that there are some regulatory body exams as well, so you can target that. So then I came to know about these exams, and because of certain issues, I mean, during I completed my masters in 2023, but for 1 year I had to take leave because of some medical issues. And in 2024, I decided to prepare for SEBI because the notification has came out हम्म। just. So I prepared for SEBI, but just missed the final cutoff by zero point 0.5 marks. After that, I have been preparing for SEBI and PFRD and IFSC, these exams only. And recently, I was also selected as a credit officer in Central Bank of India, but I left that job because there was certain restriction over appearing for other exams. So I decided that I have to appear for PFRDA. So I just left. स्विगी, ग्रेजुएशन करने के बाद अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन की है, मास्टर डिग्री, तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं गए। Yes, sir. Actually, sir, I was never interested in private sector. I mean, वो घर पे ऐसा माहौल होता है ना कि आपको सरकारी जॉब में ही जाना है, तो माहौल थोड़ा ऐसा सा था हमारे घर पे हम्म। भी। सो हमेशा से वो एक गवर्नमेंट जॉब का चार्म तो था, और स्पेशली जब मुझे रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में पता चला सर, तो दैट वाज समथिंग। मुझे लगा कि मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने अपना एमकॉम भी फाइनेंस में कर रखा है, तो मुझे लगा कि मैं ज्यादा अच्छा इस फील्ड में कर सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ ही जाना ओके ओके। तो स्विगी, सबसे पहले तो सीजी मेंटर्स के बारे में कैसे पता चला और क्या है। यस सर। रीजन थे सीजी मेंटर्स को सिलेक्ट करने के। यस सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, लास्ट ईयर जब मैं प्रिपरेशन अपनी कर रहा था सेवी ग्रेड ए के लिए, तो उस टाइम पे मुझे इतना अवेयरनेस नहीं थी कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं। तो उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे ऐसे रैंडम वीडियो सर्च करता था कि जिससे कुछ मदद हम्म। मिल जाए, हेल्प मिल जाए। तब मुझे आपके बारे में, सीजीवी मेंटोर्स के बारे में जानने का मौका मिला था। बट उस टाइम पे मैंने आपसे कनेक्ट नहीं कर पाया था। बट आफ्टर मिसिंग लास्ट ईयर कट ऑफ, मुझे लगा कि अब मुझे रिसर्च करके कोई अच्छे प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहिए। तो मुझे जो समझ आई अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मुझे लगा कि सीजीवी मेंटोर्स का प्लेटफॉर्म मेरे लिए अप्रोप्रिएट रहेगा मेरी नीड्स के हिसाब से। तो फिर मैंने इस साल फिर PFRDA के लिए आपकी पोस्ट को रखा। ओके स्विगी, तो जर्नी जानेंगे कि फेज वन में देखो, आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर ही होता है। जितने भी ये जैसे पीएफआरडी आईएफएस ये से भी है, तो मेन है आपका जो पेपर टू मेरिट सेक्शन जिसे कह सकते हैं हम, या फाइनल फेज टू में भी वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन, उन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी रही थी स्पेसिफिकली। जैसे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है तो उसमें न्यूमेरिकल पार्ट्स, कुछ टेक्निकल बहुत डेप्थ में भी आता है। फिर आपका कोस्टिंग है तो कोस्टिंग में थोड़ा डेप्थ में न्यूमेरिकल्स भी कई बार पूछे जाते हैं। तो यस। क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनाई थी। और बहुत सारी चीजें होती है, देखो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं फाइनेंस से, डेटा और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। फिर आपका कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट में भी आपको बहुत सारी चीजें क्रैम करनी है। तो वन बाय वन कि क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो की थी और क्या लर्निंग्स थी फ्रॉम सेबी के, जो 0.5 मार्क्स से मिस हुए थे, आपने क्या इम्प्लीमेंट किया, मतलब क्या चेंजेस किए अभी इस प्रिपरेशन में कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ।
यस सर। तो बेसिकली सर जब मैं लास्ट ईयर सभी के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो उस टाइम मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे। जब नोटिफिकेशन फॉर्म फिल करने का, जब हम्म। मुझे प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की तो 2 महीने थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जितनी चीजें कर सकता हूँ, उस समय पास रिसोर्सेज भी ऐसे नहीं थे कि सेग्रीगेटेड फॉर्म में थे। तो आई जस्ट रिलाइड अपॉन माई प्रीवियस नॉलेज कि मैंने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो चीज सीखी है उस पर ही फोकस करता हूँ, उन्हीं रिसोर्सेज को रेफर करता हूँ और प्रिपेयर करता हूँ। तो वो एक हम्म। ऐसा था कि सेल्फ प्रिपरेशन वाले मोड में था। बट जब अभी पीएफआरडीए की बात आई तब मेरे पास समय भी था, तो मैंने सोचा मैं इसको सिस्टमेटिक वे में इस बार प्रिपेयर करूंगा। और सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन की बात सर ऐसी थी कि बैकग्राउंड तो मेरा कॉमर्स का रहा है, पर एक जो सेग्रीगेटेड मटेरियल होता है हर सब्जेक्ट के लिए, हम अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में चीजों को बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं और कवरेज भी बहुत वास्ट होता है, उतना इन रेगुलेटरी बॉडीज के लिए जरूरी नहीं है। तो वो चीज मुझे लगा कि उसके लिए मुझे मदद चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपके प्लेटफॉर्म को रेफर किया। और जनरली मैंने स्पेशली जैसे पेंशन सेक्टर है वो मैंने नहीं पढ़ा था पहले सभी के लिए, तो पेंशन सेक्टर के नोट्स तो 100% सिर्फ आपके नोट्स को ही रेफर करे, और मुझे लगता है कि वो मोर देन सफिशियंट था। और बाकी कंपनीज एक्ट वगैरह के लिए तो सिर्फ मेरी एक ही स्ट्रेटेजी थी कि मुझे रिवाइज करना है एज मच एज पॉसिबल। कंपनीज एक्ट में तो और कुछ था नहीं। हम्म। और सर फाइनेंस फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसा आपने सर मेंशन किया कि उसमें करंट से भी बहुत सारे लिंकेजेस होते हैं और आप नहीं समझ सकते हैं कौन सी चीज कहाँ से वो पूछ सकते हैं। तो सर उसमें दो चीजों ने हेल्प करी। एक तो सर करंट जो आपके जीए वाले सेक्शन है उसको मैं पढ़ता था, और इन जनरल भी मेरा इंटरेस्ट रहा है करंट अफेयर्स को जानने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो वो भी चीज काफी हेल्प करी कि मैं जनरली भी अवेयर रहता हूँ चीजों के बारे में कि क्या चल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी और कॉस्टिंग की जहां तक बात है, तो एज पहले से बेसिक्स तो मेरे अच्छे थे, तो मैंने कोशिश की कि जो न्यूमेरिकल और टेक्निकल पोर्शन है उसको मैं थोड़ा ज्यादा कवरेज दूं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन वैसा डिफिकल्ट आता भी है तो वो मेरे से मिस ना हो। क्योंकि दैट वाज इम्पोर्टेंट कि हम एक भी मार्क्स यहाँ मिस ना करें। लास्ट ईयर सभी के बाद मुझे ये चीज समझ आई थी कि एक एक मार्क्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सर मैंने इन सब्जेक्ट के लिए फॉलो किया। और मैनेजमेंट के लिए अगेन उसके लिए मैंने आफ्टर स्टडिंग ऑल दोज रिसोर्सेज मैंने सिर्फ एमसीक्यू, कि जितना ज्यादा मैं एमसीक्यू फॉलो कर सकता हूँ, एमसीक्यू को कवर कर सकता हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन जो शायद मेरे रिसोर्सेज में कवर ना हो पाया हो, तो मैंने एमसीक्यू को। दूसरा आप कि जैसे बहुत सारा डेटा फैक्ट्स क्या होता है ना, हम पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं इसमें कि कैसे हम उसको क्रैम करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितना सारा। जैसे कि कंपनीज एक्ट ही ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, यस कंपनीज एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस पढ़ने हैं आपको। यस हर हर चैप्टर में आई थिंक एवरी चैप्टर कंटेन्स लाइक 21 days, सम ईयर्स। लाइक एनसीएलटी एनसीएलटी में जाएंगे तो वहां पे भी पूरा ईयर्स, नंबर ऑफ डेज, कंप्लेंट वाले जो होता है कि एनसीएलटी में आप इतने डेज में कंप्लेंट कर सकते हैं, फिर एनसीएलटी में अपील डाल सकते हैं इतने नंबर ऑफ डेज। तो ऐसे करके बहुत सारा, जैसे ऑडिटर वाला चैप्टर है उसमें भी डेटा। तो डेटा कैसे याद किया, मतलब इतना सारा क्या स्ट्रेटजी यस स्पेसिफिकली थी? बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं स्पेसिफिकली कि हम डेटा को कैसे याद, रिटेन कैसे करें। पढ़ लेते हैं, रिवाइज भी करते हैं, फिर रिटेन रहना सबसे चैलेंजिंग टास्क है। यस सर। और ये चैलेंजिंग मेरे लिए भी था क्योंकि मैं उस तरीके का स्टूडेंट हूँ जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में ज्यादा भरोसा करता है, ना कि फ्रेमिंग थिंग्स को, कि रटना मेरे लिए भी काफी मुश्किल था। तो हम्म। मैंने तो सबसे पहले ये एनालाइज किया कि जो भी पीवाईक्यूज हैं, जहां भी कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वहाँ कौन कौन से सेक्शन पे ज्यादा फोकस किया गया है। और मैंने देखा कि जैसे अभी आपने कहा पेनाल्टीज वगैरह और डेज वगैरह बहुत सारे मेंशन होते हैं, बट मैंने देखा कि पेनल्टीज वगैरह से इतने सारे भी क्वेश्चन नहीं है, बेयर मिनिमम क्वेश्चन है। और उसमें भी मैंने देखा कि जैसे सेक्शन 447 है, दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसको याद कर लो, बट हर पर्टिकुलर चैप्टर के हर सेक्शन में कौन सी पेनल्टी है उसके पीछे जानने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने तो सर बेसिकली ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि पेनल्टीज के पीछे नहीं जाना है, जो कोर आइडियाज हैं, जो क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुके हैं बार बार, उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। और डेज वगैरह तो सर इंपॉर्टेंट है, जो एनसीएलटी वाला चैप्टर है वहां तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई थिंक सर जब पीवाईक्यू को एनालाइज करते हैं तो पहले सबसे पहले हमें समझ में आता है कि उतना जो बल्कि हमें मटेरियल दिख रहा है उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें से कुछ चीजें हैं जो हम सेग्रीगेट करके उसको ज्यादा रिटेंशन के लिए यूज कर सकते हैं। एंड अगेन सर उतना भी रिटेन करने के लिए आपको रिवाइज तो करना होगा, तो कम से कम मैंने 3 से 4 बार रिवाइज मिनिमम किया था। स्पेशली आप, मैंने लास्ट ईयर भी इसको पढ़ा था, फिर भी मुझे 3 से 4 बार इस साल भी करना पड़ा, तब जाके चीजें थोड़ी यूजफुल। और सर सेकेंडली एमसीक्यू प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर रिवाइजिंग दोस चैप्टर्स। क्योंकि ना एमसीक्यूज अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करते हो ना तो आईबीपीएस का एक स्टैंडर्ड पैटर्न है।
आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, चाहे आरबीआई है, सेबी है, नाबार्ड है, आईएफसी है, आईआरडीए, तो वो मोस्टली उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। जो यस। नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस है, बट उनका हमेशा से स्टैंडर्ड पैटर्न रहा है। अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी पे जो क्वेश्चन आया, हो सकता है वो सेबी में पूछा गया हो सकता है 2-3 साल पहले जब भी पीएफआरडी का एग्जाम हुआ उसमें पूछा होगा। सबसे ज्यादा रिपीट करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको पीवाईक्यूज एनालिसिस जरूर यस करना चाहिए, जो भी स्टूडेंट सेबी के प्रिपेयर कर रहा है किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम के लिए। डेफिनेटली सर, उसके बिना तो सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप सिर्फ सिलेबस को देखते हो तो खो जाते हो कि कितना कुछ पढ़ना है। हम्म। बट जब आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हो, समझ पाते हो कि उतना नहीं पढ़ना है जितनी आपकी सोच है। आप उसको टाइम फ्रेम में कवर कर सकते हो सिस्टमेटिक वे में, अगर आप सही रास्ते पर हो। तो डेली रूटीन क्या फॉलो करते थे सुबह के? ये भी बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं ना, उनका जानना चाहते हैं कि क्या रूटीन फॉलो किया था डेली। आप फुल टाइम तो प्रिपरेशन में थे? यस सर, सो मेरा रूटीन को वो आइडियल स्टूडेंट वाला रूटीन नहीं था जो सुबह उठते हैं और सुबह से उठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसा था कि रात में लेट तक पढ़ सकता हूँ, सुबह मैं जल्दी नहीं उठ सकता हूँ। तो जनरली उठने का टाइम तो मेरा लेट ही होता था। बट उसके बाद से मैं कोशिश करता था कि दिन के 6 आवर्स तो डेली बेस पे दे। और स्पेशली जब आखिरी का टाइम था, लास्ट के 30-40 डेज थे, तो फिक्स था कि अभी मुझे और किसी चीज पे फोकस नहीं करना है, कंप्लीटली इस पे फोकस करना है, और इतना टाइम तो मुझे इस पे देना है। तो कोशिश करता था कि दिन अपने टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड करता था। जनरली मैं एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट्स पढ़ता था। तो डेली रूटीन में मेरा ये पार्ट है, क्योंकि एक मेरे साथ ऐसा है कि एक सब्जेक्ट को पढ़ के मैं बोर हो जाता हूँ। तो मुझे चाहिए होता था कि अगर एक टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ फॉर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, तो सेकंड पार्ट पे मैं मैनेजमेंट उसके साथ पढ़ लूँ। और वो मुझे इंटरेस्ट भी बनाए रखता था, और फिर वो शाम तक मुझे लगता था कि हाँ, आज कवरेज भी मैंने 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स की कर ली है। तो जनरली सर मैंने ऐसा सिंपल ही रखा है। कभी उस तरीके का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ कि अब एग्जाम आ गया तो 10-12 घंटे भी लगा रहा हूँ, वैसा नहीं रहा है। बस कंसिस्टेंट वे में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करके आगे था। एक जब स्टूडेंट जनरली स्टूडेंट का एक्सपीरियंस रहता है कि सपोज आपका लास्ट ईयर नहीं हुआ था, तो इस साल फिर से लिखने जा रहे थे, तो थोड़ा सा एक डर रहता है कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए भी डर लगता है कि नहीं, मैं ये अटेम्प्ट करूं कहीं गलत हो जाए, फिर से 1 नंबर से या 0.5 मार्क्स से रह जाए। तो एक यस। स्ट्रेस भी रहता है एग्जाम अटेम्प्ट करते हुए, तो वो कैसे मैनेज किया? यस सर, ये सर बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट टाइम जब मैं अपना मेंस दे रहा था सेबी के लिए, तो उस वक्त मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दिया और मैं मेंस तक पहुंच गया हूँ। तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ गया, तो मुझे लग रहा था कि मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मेरा सिलेक्शन तो यहाँ हो ही जाएगा। बट वो जो एक लर्निंग थी वहां पर, जब मैंने अपना इंग्लिश का पेपर दिया, तो मेरे टाइपिंग वाले पेपर में थोड़ा सा सेक्शन रह गया, प्रेसी के कुछ वर्ड्स रह गए। अब इस बार जब मैं एग्जाम देने गया, तो मेरे बैक ऑफ माइंड वो चीज चल रही थी कि लास्ट ईयर मेरे साथ सभी में ऐसा हुआ है, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, और एक एक क्वेश्चन को मुझे ध्यान से करना है कि अगर 1 मार्क्स भी इधर उधर हो गया। तो सर बेसिकली इसके लिए मैंने जो इस बार स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि पहले मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया, टाइपिंग की प्रैक्टिस की। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था इंग्लिश का पेपर, क्योंकि मुझे पता था कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में तो फिर भी मेरी ग्रिप अच्छी है, बट टाइपिंग के साथ मैं कोई चांस नहीं ले सकता। तो मैंने टाइपिंग टेस्ट बहुत सारे किए, और स्पेशली कोशिश करता था कि 1 आवर का पेपर है तो 50 मिनट्स में मैं कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि स्ट्रेस वाले माहौल में तो वैसे भी वो ज्यादा टाइम लेगा। और वहाँ कुछ ऐसी चीज हो गई, कभी कीबोर्ड काम नहीं करता है, कभी कुछ ऐसे इश्यूज होने तो लाजमी है। तो मुझे लगता था कि ये सारी चीजें मुझे पहले से रेडी करनी है। और इस बार जब मैंने पेपर 1 जैसे पहले होता है फेज 2 में, तो जब मैंने अपना इंग्लिश का पेपर कंप्लीट कर लिया 5 मिनट पहले, तो ही मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि आधी काम तो मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। और पेपर 2 के बारे में सर बेसिकली वहां मुझे इतना ज्यादा कभी एंग्जाइटी नहीं थी। उसको लेकर के मेरी प्रिपरेशन को भरोसा था कि मैंने इतने सारे एमसीक्यूज और पढ़ाई सही डायरेक्शन में कर रखी है। एंड स्पेशली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आप सिर्फ नॉर्मली ऐसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाओगे तो नहीं कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए कि आप इंटरलिंक कर पाओ कॉन्सेप्ट्स को, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो वहां तो सर मेरी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी उसने ही हेल्प किया। ओके ओके। तो उसमें क्या, इंटरव्यू भी शॉर्ट नोटिस पे ही हुए थे, ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा था? इंटरव्यू एक्चुअली सर मेरे प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों फेज में जो सबसे अच्छा गया था वो इंटरव्यू ही गया था। और पैनल मेंबर, जब मैं इंटरव्यू से बाहर आ रहा था, तो पैनल मेंबर जो थे बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड और बहुत ही खुश लग रहे थे वहां से आने के बाद। और मेरा इंटरव्यू जो था वो 100% नॉलेज बेस्ड था। उन्होंने मेरे से फाइनेंस फाइनेंस में बैंकिंग,
पेंशन, इंश्योरेंस, इक्विटी मार्केट मैनेजमेंट, सारे सवाल पूछे उन्होंने। जो मेरा क्रेडिट ऑफिसर का बैकग्राउंड था तो इस वजह से उन्होंने बैंकिंग के डिटेल में जाके क्रेडिट रिस्क वगैरह, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क, और फिर एमपीसी कमेटी, इन सब के बारे में डिटेल में मेरे से बात। उसके बाद सेबी की बैकग्राउंड की वजह से वो इक्विटी मार्केट में भी, कैपिटल मार्केट में काफी इंटरेस्टेड थे, उन्होंने वो सारे सवाल पूछे। स्पेशली पेंशन, मुझे लगता मैंने जो तैयारी की थी वो बेसिकली करी थी पेंशन के रिगार्डिंग, कि मैं पेंशन फंड और इसके रिगार्डिंग जो भी इस हम्म। समय करंट अपडेट है उसको पढ़ के जाऊं, और सबसे कम सवाल उन्होंने उससे ही पूछे मेरे इंटरव्यू में। बट फिर ये चीज है कि वहां जो मुझे सबसे ज्यादा मदद करी मेरी, वो था मेरा जो नॉलेज था और डोमेन्स के बारे में, और जो मेंस की तैयारी थी। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव उन्होंने पूछा, व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इंटरव्यू के लिए तो मैंने वो प्रिपेयर नहीं करा था, लेकिन मैनेजमेंट में हम मेंस के लिए पढ़ते हैं तो वो चीज वहां हम्म। रिटेन थी, तो मैंने उनको आंसर किया। सर इस तरीके से इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा था, मतलब काफी वो सपोर्टिव ऐसा इन्वायरमेंट भी था, जो इनकरेज कर रहे थे कि यू शुड आंसर। और रिसेंटली एक डेवलपमेंट भी हुई थी सर, कि एमपीसी के जो अभी एक मेंबर है वो मेरे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, तो उन्होंने उस बारे में बात की कि वन मेंबर इज फ्रॉम योर कॉलेज, आर यू अवेयर, आई सेड यस। तो इंटरव्यू तो काफी अच्छा ओके 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 स्वीग्या। तो स्वीग्या, जो एक फ्रेशर स्टूडेंट आता है या जो नेक्स्ट ईयर के लिए या सीबी के एग्जाम के लिए भी टारगेट कर रहे हैं, तो अपनी जो लर्निंग्स हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन में, तो क्या एडवाइस करना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए जो गलतियां आपने की हो पास्ट में? है सर। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि पहले आप अपना एग्जाम फिक्स कर लो, कि आप कौन कौन से एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो। कई बार जो मैंने देखा है, मेरे साथ तो ये नहीं हुआ, पर मैंने देखा है अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को, कि जो भी फॉर्म आ रहे हैं हम फिल करते चलें, जो भी एग्जाम्स हम एग्जाम देते चले। तो मुझे सर लगता है, मैंने भी लास्ट ईयर जब देखा था तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थे, सेबी था, आईएफएससी था, आरबीआई था, नाबार्ड, सारे एग्जाम थे। बट मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे देखना चाहिए कि मैं कौन से एग्जाम को टारगेट कर सकता हूँ अपनी करंट स्ट्रेंथ पे। तो फिर आप अपना पहले डोमेन एनालाइज करिए कि कौन से एग्जाम को टारगेट करना। देन आफ्टर दैट आप ये देखिए कि उसका कवरेज कितना वास्ट है, आफ्टर एनालाइजिंग द पीवाईक्यूज। और फिर अगर आपको लगता है कि वो सारी चीजें आप खुद से कवर कर सकते हो, तो आप सेल्फ स्टडी मोड में जाइए। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने बताया कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मुझे सेग्रीगेटेड फॉर्म में मटेरियल चाहिए। वो सारी मैं मेहनत खुद से नहीं कर सकता हूँ कि मैं ढूंढूं इसकी, इस सब्जेक्ट का इतना कंटेंट इस बुक में है। वो सारे बुक्स में मेंशन है कहीं ना कहीं, बट वो ढूंढने में जो समय लग जाता है, मुझे लगता है वो उतना वर्थ इट नहीं होता है। वो हम अपने पढ़ाई में और उसको रिवाइज करने में ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो अगेन उसके बाद अगर आपको लगता है कोचिंग के लिए जाना है तो आप कोई मटेरियल रेफर कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट सबसे पहले आप कोशिश करिए कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाइए। सिर्फ फर्स्ट, जब जब मैंने फर्स्ट इंस्टेंस में पढ़े सब्जेक्ट जैसे कंपनीज एक्ट, वो मैंने कभी नहीं पढ़ा था अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे भी। तो ऐसा कंपनीज एक्ट में लोगों को लगता है कि पहली बार पढ़ा तब से ही रटना शुरू कर, बट ऐसा नहीं है। आप थोड़ा इंटेंट को समझिए, लॉ के पीछे का इंटेंट क्या है, चीजों को बस समझने की कोशिश करिए फर्स्ट इंस्टेंस में। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में आप समझने की कोशिश करिए। जब सेकंड इंस्टेंस में आप जाएंगे रिवाइज करने, तो वहां अपने आप चीजें अगर आपने समझी हैं तो रिटेन होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 बार जब आप चीजों को पढ़ लेते हैं तो, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है, फिर आप उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो तो आप आखिरी के 20-25 दिनों में भी रिवाइज करके एक अच्छे पोजीशन में आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्टार्टिंग में बिल्ड Okay, Swigya. Thank you for the most important inputs that is required for the future aspirants. हो। Any other advice if you would like to share? यस सर। जब लास्ट ईयर मैंने सेवी का एग्जाम दिया था, सो आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि इंटरव्यू के बाद भी आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा तो हो जाएगा। और मैं वेट कर रहा था, और 3 जनवरी को सेबी का रिजल्ट आया था, तो मुझे लग रहा था कि न्यू ईयर तो मेरा बहुत ही अच्छा मनने वाला है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन तो होने वाला है, इतना कॉन्फिडेंस मुझे था। बट जब नहीं हुआ, इट वॉज अ रियल हार्ट ब्रेक। मुझे ऐसा लगा कि यार कैसे नहीं हुआ, मुझे तो हम्म। पूरा भरोसा था। फिर लगा अब क्या करूंगा, अभी क्या ऑप्शंस है। उस समय कोई ऑप्शंस भी नहीं थे कि अभी कोई एग्जाम्स आने वाले हैं, और किसी का इंटीमेशन भी नहीं था कि सेबी आएगा, पीएफआरडी आएगा। तो कुछ टाइम के लिए, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मैं भी बहुत दुखी था कि अब क्या करूंगा मैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज द टाइम जहां आपको फिर से जरूरत है कि आप अपने आप को मोटिवेट करें, खुद को उठाएं।
फिर उसके बाद से आप अपने आगे की जर्नी को लेकर के आगे बढ़े, और उस डायरेक्शन में जहां आपने पहले से डिसाइड कर रखा है। मुझे उस समय ये भी लगा कि क्या मुझे इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डाउट आ जाता है। हालांकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, फिर भी वो डाउट आ जाता है। तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से मुझे, अगर मैंने यहाँ कुछ तो सही किया होगा तभी यहाँ तक पहुंचूंगा। तो एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई अगर इस तरीके का सेटबैक आता है, अगर आपका कहीं हार्ट ब्रेक होता है, आपको लगता है कि नहीं मैं इस लायक नहीं हूँ बीच में, अगर आपको लगता है, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इट्स जस्ट कि आपका अभी टाइम नहीं आया है। मुझे नहीं पता था, मैंने उम्मीद ये की थी कि मैं शायद फिर से नेक्स्ट ईयर सभी जब आएगा तो वही दूंगा और वहीं लैंड। लेकिन बीच में ये अपॉर्चुनिटी है और आज मैं यहाँ हूँ, एंड आई एम वेरी लकी। तो कई बार ये होता है कि आप सोचते कुछ और है, बट आपके लिए शायद उससे अच्छी चीज लिखी होती है। तो उस पर आप भरोसा रखिए अपना। ठीक है, मोमेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ आप कभी दुखी होते हैं और खुश होते हैं, बट हमेशा भरोसा रखिए कि आपके लिए कुछ अच्छा है। सुई के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे कि मैंने देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, स्पेसिफिकली टेलीग्राम में ही मैंने यस, देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट एक्स मटेरियल ले लिया, वाई प्लेटफॉर्म का ले लिया, जेड प्लेटफॉर्म का, तीनों चारों मटेरियल से पढ़ रहे होते हैं। तो यस, आपकी जेन्युइन एडवाइस चाहूंगा कि यू हैव अपीयर्ड फॉर द सीबी इंटरव्यू, यू हैव अपीयर्ड फॉर द पीएफआरडी एंड फाइनली सिलेक्शन हुआ है, तो यस, यू विल गेट बेस्ट यस सर। एडवाइस तो ऑन दिस। यस, बेसिकली मुझे भी लगा, मतलब मैं एक वैसा सा इंसान हूँ जो सोशल मीडिया में ज्यादा इंगेज करने में भरोसा नहीं रखता। और जैसे बहुत सारे लोग ग्रुप बना करके पढ़ाई भी करते हैं, मैं उसमें भी भरोसा नहीं रखता हूँ। और सिमिलरली इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर मैं जिस अकाउंटिंग रेशियोज हैं या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग कंटेंट है, बट मुझे लगता है कि दैट इज नॉट हेल्पफुल। वो ज्यादा आपको कंफ्यूज कर देता है। आप ये सोच में पड़ जाते हो कि आज ये वाला कवर किया है, कल दूसरा कवर करना है, फिर तीसरा कवर करना है, और जो पहला आपने कवर किया उसको रिवाइज करने का आपको मौका नहीं। तो मेरा तो सर जेन्युइन एडवाइस ये है कि आप एक किसी भी मटेरियल को पकड़ लो और उसको फॉलो करो। बिल्कुल हो सकता है कि उसमें से दो चार क्वेश्चन ना आए, इधर उधर के हो सकते हैं, बट जितने पढ़े हैं आपने उसको इंश्योर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उससे अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप जरूर उसको पढ़ो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कोई और मटेरियल तो रेफर नहीं करा। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि जब एग्जाम पास आते हैं तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत फ्री मैराथन्स वगैरह चलते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें आप एज मच एज पॉसिबल आप देख सकते हो, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो तो मैंने करा है। बट कंटेंट के लिए मैंने हमेशा सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे ही स्टिक किया है कि ज्यादा मैं इधर उधर नहीं जा सकता था। और मुझे ऐसा भी लगता था, सेकंड थिंग ये भी मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ भी नहीं पाऊंगा, कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। एक जगह स्टिक करना मेरे लिए ज्यादा अच्छा साबित। Okay, so thank you, Swige, for this wonderful session and wonderful, important advice you have shared with us. And थैंक यू सो मच। I wish you good luck for your new journey at PFRD. थैंक And यू, thank you for joining with us. Thank you for your valuable time. थैंक यू।